स्टार्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इसका पहले बेसिक्स हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि कैसे क्या है। सो इसमें क्या बोल रहा है देखो, इस चैप्टर के बिजनिंग में मेन इंपॉर्टेंट क्या है मैं तुम लोग को वो बताता हूं। सी, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझते हो? तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बताता ये? विच शोज inflows and outflows of the cash and cash equivalents। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो अभी सर कैश इक्विवेलेंट्स क्या है आगे अपन डिस्कस करेंगे। कैश तो सबको मालूम है, एवरीवन नोज कैश मालूम है, बट कैश इक्विवेलेंट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश। उसमें क्या क्या आते हैं आगे हम लोग देखेंगे। तो कोई पूछा, अगर कोई बोला अरे भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कुछ नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज, क्या बताता उसमें, ये स्टेटमेंट में क्या देखने को मिलेगा? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफ्लो का मतलब क्या है? इनफ्लो बोल तो अंदर आना, यानी बिजनेस में कैश अंदर कैसे कैसे आया, मीन सोर्स। इनफ्लो को सोर्स बोलते हैं स्टूडेंट, इनफ्लो यानी कैश इज कमिंग इन, कैसे आया, कहां कहां से आया, उसको सोर्स बोलते हैं। और एक आउटफ्लो है, आउटफ्लो उसको बोलते हैं अप्लीकेशन। अप्लीकेशन बोलते हो कैश कहां कहां पे हमने लगाया, कहां कहां हमने यूज किया, यूटिलाइज किया कैश को, आउटफ्लो। कैश कहां जा रहा, क्यों जा रहा, तो अप्लाई कहां करें हम, तो आउटफ्लो। इनफ्लो बोल तो सोर्स, कहां से आ रहा है। तो कोई पूछा भाई व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिक तो मालूम होना चाहिए। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों बोलना, इक्विवेलेंट दोनों का। अभी ये स्टेटमेंट कौन बना था? अब तुम पूछेंगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बना था? प्रीपेड बाय कंपनीज, ये भी मालूम रहना, प्रीपेड बाय कंपनीज। यानी कोई बिजनेसमैन बना था क्या? नहीं, नहीं। कंपनीज which comes as a tool in the hands of users of to know about the sources and uses of। तो क्या बोल रहा, कंपनीज क्यों बना दी, वहां पे वो डिटेल बोल रहा। तो उसको क्या काम आता वो एक्सप्लेन कर रहा कि भाई ये टूल है। जैसे एक बात बोलो स्टूडेंट्स, कारपेंटर का टूल क्या है? एक टूल बोलो कारपेंटर का, कोई तो भी स्टूडेंट बोलो कारपेंटर का टूल क्या है? क्या हुआ, कारपेंटर का टूल नहीं मालूम? हाँ, एक्स होता है उसके पास, कारपेंटर के पास ड्रिलिंग मशीन होती है, तो वो टूल है उसके लिए जिससे वो काम करता है। तो वैसे ही फाइनेंस, तो ये कंपनीज में, कंपनीज के लिए कंपनी में कैसे चल रहा है, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, क्या टूल है, तो प्रीपेड बाय कंपनीज विच कम एज ए टूल। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक ए टूल इन द हैंड्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे कारपेंटर एक आदमी है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं उनके लिए ये टूल रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट से दे कैन नो अबाउट सोर्सेस, यानी इनफ्लो कहां से आया, एंड यूजेस, यूजेस बोल तो एप्लीकेशन को बोलते हैं यूजेस, यानी आउटफ्लो कि कैश को हमने यूज कहां किया, यूजेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। इतना जरूरत नहीं है, सिंपल। ये कौन बनाता है? कंपनीज बनाते हैं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक ए टूल इन द हैंड्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उनके लिए, तो यूजर कौन, ये टूल किसके लिए है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के टूल है कि उनको मालूम पड़ता फ्रॉम वेयर सोर्सेस, कहां से, कैश सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कहां से पैसा आ रहा है, और कैश दोनों भी, सोर्स और यूज, इनफ्लो आउटफ्लो, सोर्स और यूज, यूज बोल तो एप्लीकेशन कहां यूज हो रहा है पैसा, तो उनके लिए टूल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक ए टूल फॉर देम। तो कंपनीज बनाते हैं। ओके, सो अभी देखो, और इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है जरा देखेंगे।
यस। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अभी हम लोग ने देखा है क्या, सोर्स और वो तो इट्स लाइक एक्टिंग एज ए टूल। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वही वापस वही बोलेगा तो मतलब नहीं है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जरा देखो, ऑफ कैश इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोस, बोल तो इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग ए अंडर वेरियस हेड्स। 3 हेड्स होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। कितने हेड्स हैं? 3 हेड। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये तीनों हेड में कैसे कैश फ्लो हो रहा है, तो ये हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट। कौन बनाएगा? कंपनीज, कंपनीज बनाएंगे। कैश फ्लोज क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लोज कैसे, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। और कौन से हेड्स में बनाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बेनिफिट्स क्या है बाद में तुम लोग पढ़ना, ये आंसर के जैसे इसको तुम लोग एक पढ़ता हूं, जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल मालूम पड़ेगा। जैसे देखो, तुम इसको पढ़ना, क्यों बोलते हैं इसके डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेनिफिट्स तुम लोग पढ़ो, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन बनाते हैं। और व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमने देखा। तो यहां देखना, कैश फ्लोज इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम्स। जैसे नॉन कैश आइटम्स क्या है जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपन 2-3 पॉइंट करें, क्लियर है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हु प्रिपेयर इट? कंपनीज प्रिपेयर करते हैं। एंड इट एक्ट एज ए टूल फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, वो एक हो गया। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा, बेनिफिट्स तुम लोग पढ़ो। अब कैश फ्लो के बारे में क्या बोल रहा देखो, कैश फ्लोज implies movement of cash in and out। ओके, कैश फ्लोज का मतलब क्या है? मूवमेंट हो रहा है कैश में, अंदर भी आ रहा है जा रहा भी, ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम्स। जैसे कि रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए नॉन कैश आइटम इज टर्म एज कैश इनफ्लो, while कैश पेमेंट in respect of such items as cash outflow। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या है स्टूडेंट? कैश है क्या? नहीं, नॉन कैश आइटम है। लेकिन अगर हम परचेज कर रहे मशीनरी तो क्या हो रहा? पेइंग कैश, कैश आउटफ्लो हो रहा ना। कैश क्या हो रहा? आउटफ्लो। तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया। कैश फ्लोज इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश इन और आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम्स। जैसे मशीनरी है, नॉन कैश आइटम है, कैश नहीं है, वो एक नॉन कैश आइटम है, लेकिन उसको खरीदने के लिए हमारा फ्लो क्या हो रहा है? कैश फ्लो क्या हो रहा है? इट्स गोइंग आउट, तो कैश फ्लो। और अगर हम सेल प्रोसीड, यानी अगर हम मशीनरी को बेचे तो प्रोसीड्स जो आएगा रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इज कैश इनफ्लो। इसमें नॉन कैश आइटम क्या है? मशीनरी। मशीनरी को खरीदेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, और मशीनरी को सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स आना है तो कैश इनफ्लो रहेगा। पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ये क्या हो गया? कैश आउटफ्लो। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड बोला तो ये इनफ्लो। इंटरेस्ट पेमेंट्स बोला तो आउटफ्लो। तो ये क्या हो रहा है? इनफ्लो आउटफ्लो, ये सब हम देख रहे हैं, ये सब स्टेटमेंट में बना रहे, कंपनीज बना रहे। ओके, कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश इक्विवेलेंट क्या है? अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश, अगर हमारे पास एक्सेस कैश है, समझो हमारे को 1 महीने के लिए तनख्वाह और बिजनेस का किराया और देने के लिए 1-2 महीने के लिए अगर हमारे को 4-5 लाख कैश की जरूरत है, बट बिजनेस में अगर समझो 25 लाख है कैश,
तो इतना कैश क्या करेंगे? तो कैश मैनेजमेंट जो करता ना, वो क्या करता, जो एक्सेस कैश है, एक्सेस जितना 2-3 महीने के खर्चे के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल उतना कैश रखेगा, एक्सेस कैश को इन्वेस्ट कर देगा, किस में करेगा? कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स मींस ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश, यानी हम उसको कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, विच इसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आया? इज नॉट कंसिडरेबल बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेते इसको। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 हेडिंग बोला था, 3 हेड बोलो वापस, कौन बोलेगा 3 हेड? दर्शना कैन यू ट्राई? 3 हेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तने? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो में 3 हेड होते हैं। तो अब हम जब लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये 3 हेड में, ये तीनों हेड में कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों हेड में नहीं लेते हम लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग, तो कैश इक्विवेलेंट क्या है? एक्सेस ऑफ कैश, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश इक्विवेलेंट में, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, यानी उसको आज बेचो कल वापस पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सेस कैश रख के क्या करना है? अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमको रिटर्न्स अच्छा आएगा, इसके लिए वो भी ऑलमोस्ट कैश के जैसे ही है, तो कैश इक्विवेलेंट को कैश ही समझना। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया, तो ये कैश इक्विवेलेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना? तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ये तीनों हेड में नहीं लेंगे, उसको लास्ट में सिर्फ ऐड करने का रहता, मैं बताऊंगा कैसे करना। समझ में आया? तो ये तीनों हेड में नहीं लेते, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कैश इक्विवेलेंट्स is not considered while preparing cash flow statements। तो बताऊंगा मैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग ने 3 एक्टिविटीज देख लिया, अभी देखा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब उसके बारे में हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ये टेबल से हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा जो भी एक्सप्लेनेशन है इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, आई विल शो इट टू यू। ये रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या है, क्या क्या है जरा देखो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, तो ये इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, इनफ्लो हो रहा है उससे। रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, तो इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आया? पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोल तो किसको बोलते हैं स्टूडेंट? स्टॉक। पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब कैश आउटफ्लो है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं ना तुम लोग, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो कोई का सेल का बिजनेस होता है, कोई का सर्विस का होता है, जैसे मेरा सर्विस है तो सर्विस टू कस्टमर्स, टू स्टूडेंट्स आई एम गिविंग, तो उससे जो प्रोसीड्स आता है, तो ये तो कंपनीज बना रहे हैं, तो कैश फ्लो में तो अपना पर्सनल का तो कोई बात ही नहीं है, कंपनीज लोग को वो लोग सेल भी करते हैं, सर्विस भी देते हैं, तो वो दोनों से जो प्रोसीड्स आएंगे वो कैश इनफ्लो है, और उसको ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग बोलते वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? दे आर डूइंग सम वर्क, उससे उन लोग को कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन करता है? एम्प्लॉयज करते हैं, और अपने को सेल करना है गुड्स तो इन्वेंट्री चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, और हम लोग को ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रॉयल्टीज आता है, फीस आता है, कमीशन आता है, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो और आउटफ्लो है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
तो कैश फ्लो बोल तो 3 एक्टिविटी याद रखना, समझ आया? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है वो मालूम है, देखे टूल है, सब देखे कौन बना था, कंपनीज बना था। कैश इक्विवेलेंट क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश, जैसे एक्सेस ऑफ कैश, इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और 3 एक्टिविटीज क्या है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और हमने इतनी देर से देखा इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। किसका इनफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आउटफ्लो। लेकिन अब हम लोग जब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं उसमें कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते, समझ में आया? ओनली कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, ये 3 एक्टिविटीज में, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो। कैश इक्विवेलेंट जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए जब नहीं, लास्ट में उसको लेना है। ये तीनों एक्टिविटीज में विल नॉट टेक। तो देखो इन्वेस्टिंग क्या है, इनफ्लो कैसे आएगा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, receipts from interest and dividends, proceeds from issue of preference or equity shares, investing activities। तो यहां पे देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपना इश्यू प्रोसीड्स जो आ रहा ना वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाता, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। ये एरो मार्क भी यहाँ पे दिया लेकिन वो शेयर्स का है ना। तो अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, इन्वेस्टिंग हमने किया और वहां से अपने को जैसे प्रॉपर्टी को सेल किया, तो इन्वेस्टमेंट को एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट का है, तो उससे कैश इनफ्लो रहा। सेल क्या क्या करे, प्रॉपर्टी करे, प्लांट करे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, इनको सेल किए तो कैश इनफ्लो आएगा। यस, तो ये इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं तो हमारे को इनफ्लो आ रहा, और इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर रहे लेकिन हमारा कहीं इन्वेस्टमेंट करे सो है, वहां से हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा, या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट करे सो कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट करके रखे तो वहां से डिविडेंड्स मिल रहा, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो। और इन्वेस्टिंग में क्या हम लोग आउटफ्लो करेंगे, परचेज ऑफ, ये नॉन कैश आइटम्स हमने देखा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश आइटम्स है, इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग में देखो ये रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंस एक देखा, ऑपरेटिंग देखा, फिर इन्वेस्टिंग देखा, इन्वेस्टमेंट से कहां से इनफ्लो आ रहा और हमारा आउटफ्लो किधर लग रहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग बोल तो हम लोग ले रहे लोन या किसी को दे रहे, दो ही हो सकता है, ओके। तो अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या हो रहा, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, तुमने अभी इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर किया है मेरे साथ। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कंपनीज को कैपिटल आता है तो इनफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस, समझ में आ रहा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है ना, तो इश्यू ऑफ शेयर्स करते वो लोग और पब्लिक से उन लोग को कैपिटल मिलता जिससे वो लोग कंपनी का प्रोजेक्ट कुछ बड़ा बड़ा वेंचर और कुछ कर सकते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम डेब्ट बॉन्ड्स, यानी ये लोग डेब्ट्स बॉन्ड्स है, या प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ लोन्स, यानी कोई बैंक से लोन लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स भी कर सकते हैं, उससे भी इनफ्लो होगा। या अगर हम लोन ले रहे हैं, लोन्स, फाइनेंस की जरूरत पड़ रही कंपनी को, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो इट कम्स इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो। तो ये तीनों से इनफ्लो हो रहा है कैश, और यहाँ पे देखो आउटफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, रिडम्पशन, रिडम्पशन बोलते हो वो प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स को बाई बैक कर ले रहे मार्केट से, या प्रेफरेंस शेयर्स को उनको पेमेंट करके वापस उनसे शेयर्स ले रही कंपनी, शेयर्स उनकी कंपनी ने शेयर्स दिया उनको, उन लोग से पैसे लिया, तो इनफ्लो हो गया। रिडम्पशन बोल तो क्या है, उन लोग को वापस पैसे देके शेयर्स, कंपनी के खुद के शेयर्स उनसे खरीद ले रहे हैं, तो रिडम्पशन तो उसमें पैसे तो जाएंगे ना, तो कैश आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड पेमेंट ऑफ लोन्स, लोन, ये जो लोन लिए इनफ्लो, उसको पेमेंट कर रहे हैं, या तुम इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ पे डेब्ट्स बोल दो, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को इशू किए तो इनफ्लो हुआ, लेकिन ये डिवेंचर्स को वापस पेमेंट कर दे रहे, रिडम्पशन।
तो हमारा कैश क्या होगा, आएगा जाएगा, जाएगा आउटफ्लो। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लोन पे, लोन लिए अगर बैंक से तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसलिए आउटफ्लो होगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। डिविडेंड्स किस पे है, अगर हम इश्यू ऑफ शेयर्स करें और कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा तो उस पर डिविडेंड्स देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड्स पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो है। तो कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कहां कहां से आ रहा है और कहां कहां पे यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो सोर्स है ये और ये यूजेस है, यूजेस या एप्लीकेशन या आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। और हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का देख लिया, ये रहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या देखा, इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी प्लांट, उसको बेचने से हम लोग को जो आ रहा है, या कोई इन्वेस्टमेंट से हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसको बेचने से जो इनफ्लो आ रहा है वो कैश इनफ्लो। और रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स भी देखे हैं। ओके, डिविडेंड्स कहां से आ रहा, यानी हमने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे, इन्वेस्टमेंट, जब एक्सेस कैश होता है तो हम लोग खरीदते हैं, तो उससे जो डिविडेंड्स आ रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। समझ में आया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रॉयल्टीज, ये सब देखें। एम्प्लॉय, इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये सब हमने देखा, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ तीन एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। समझ में आया। और कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, सिर्फ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, कैश इक्विवेलेंट हम लोग ये तीन हेड बनाएंगे ना, उसमें नहीं लेंगे, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये थोड़े पेक्यूलियर आइटम्स हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या करना, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तीन हेड क्लियर हुआ, इजी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते समझ में आ गया, कंपनी को जो फाइनेंस की जरूरत है, इश्यू ऑफ शेयर से, इश्यू ऑफ डिबेंचर से, या लोन लेने से, इनफ्लो। आउटफ्लो, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ मींस पेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का देखें, मशीनरी और से या कहीं इन्वेस्टमेंट करे से वहां से इंटरेस्ट आया, वो कोई कंपनी के शेयर्स के डिविडेंड्स आए। और आउटफ्लो देखे, परचेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये तीन हो गया। बार बार बोल रहा हूं सो दैट तुम्हारे को याद रहना। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आर नॉट द रेगुलर फिनोमेनन, जैसे लॉस ड्यू टू थेफ्ट। तो क्या ये रेगुलर होता है क्या थेफ्ट, नहीं, तो ये रेगुलर फिनोमिनन नहीं है, रेगुलर नहीं होता, नॉट द रेगुलर फिनोमिनन। थेफ्ट हुआ, अर्थक्वेक आ गया, जैसे अभी वायरस की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, फ्लड आ गया, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं। जैसे लॉस हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, तो इसको क्या करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और नॉन रिकरिंग, यानी ये बार सेम वापस नहीं होगा, एंड हेंस cash flows associated with extraordinary should be classified and disclosed separately as arising from, तो separately बताना बोल रहा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। This is done to enable users to understand their nature and effect on the present and future cash flows। यानी ये बार बार होने वाला नहीं है, रेगुलर फिनोमिना नहीं है, तो इसको हम लोग को क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नाम याद रखो। एक्स्ट्रा अगर कोई पूछा क्या है तो तुम बताना, इट विल नॉट रेगुलर फिनोमिनन नहीं है, जैसे लॉस ड्यू टू थेफ्ट और अर्थक्वेक और फ्लड, तो ये नॉन रिकरिंग है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी क्लासिफाइड और डिस्क्लोज, बोल तो बताना है, सेपरेटली एज अराइजिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा, ऑपरेटिंग से अराइज हो रहा, या इन्वेस्टिंग से, या फाइनेंसिंग। ओके, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का अपन सम करे जब देखेंगे। बट क्या है, हमने देखा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, और जिसका बिजनेस है, कोई कंपनी है लेकिन उसका बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरोइंग, interest paid, interest received, dividend received are classified as operating activities while dividend paid is a financial activity। समझ में आया।
तो एक्चुअली हमने क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, किधर आना बोला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। कोई तो भी बोलेगा क्या, वंशिका, मोक्षा, कोई भी, दर्शना, तनय, अक्षर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हमने ऊपर पढ़ा था, किस में आता है, किस में आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, वंशिका करेक्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने बताया जब एसेट्स को बेचते हैं तो इनफ्लो होता है और कोई इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, तो हम लोग इन्वेस्टिंग में लिखते हैं। बट यहां पे बोल रहा है अगर वो कोई कंपनी है उसका मेन बिजनेस गुड्स और का नहीं है, लेंडिंग और बोरोइंग है, तो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाता है ये। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड वो लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड वो लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। और हम लोग इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड ऊपर हम लोग पढ़े थे, इंटरेस्ट पे करना पड़ता लोन लिए तो, डिविडेंड पे करना पड़ता नॉर्मल नॉर्मल कंपनीज में, तो हम लोग किधर लेते, कौन से एक्टिविटी में लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं ऊपर। अगर किसी का मेन बिजनेस फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, बोल तो लेंडिंग और बोरोइंग, तो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, देख रहे हैं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, सबने ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और डिविडेंड पेड है, डिविडेंड अगर किसी को पे कर रहे बोल तो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स किया है, तो वो तो हम लोग को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताना है। तो ये पॉइंट प्लीज याद रखना, अगर कोई कंपनी है जिसका मेन बिजनेस लेंडिंग और बोरोइंग है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एक्चुअली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट अगर किसी का मेन बिजनेस लेंडिंग और बोरोइंग है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड ये तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, इन्वेस्टिंग और ये इंटरेस्ट पेड एक्चुअली फाइनेंसिंग में आता नॉर्मली, बट इसमें ऑपरेटिंग में आएगा। और डिविडेंड पेड किधर आएगा, वो डिविडेंड पेड तो अपने को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही लिखना है। समझ में आया, सो ये है। और नीचे क्या दिया पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इट इज कंसिडर मोर फॉर दैट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वो हमने ऊपर पढ़ लिया ऑलरेडी, ये हमने पढ़ लिया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स फाइनेंसिंग है, रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स इन्वेस्टिंग है, कब, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। और अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ये तीन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिसिप्ट्स ऑफ डिविडेंड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सिर्फ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये प्लीज याद रखना, तो कोई सम में पॉइंट में काम आएगा। और टैक्सेस ऑन इनकम, ओके, तो ये टैक्स के बारे में बता रहा है। तो टैक्स में भी तीन तरह के टैक्स होते हैं स्टूडेंट्स, तीन तरह के टैक्स, क्या बता रहे हैं, एक टैक्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, एक है डिविडेंड टैक्स, एक है कैपिटल गेन्स पे टैक्स। तो तीन तरह के टैक्स है, तो ये तीन अगर क्वेश्चन में दिया टैक्स तो कौन से एक्टिविटी के अंडर लेंगे, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्लियर है ना। तो उन बोल रहा है टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेना है। डिविडेंड टैक्स दैट इज टैक्स पेड ऑन डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। और वो डिविडेंड टैक्स पेड को डिविडेंड पेड के साथ लिख सकते हैं, यानी फाइनेंसिंग है। कैपिटल गेन्स टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गेन्स, इसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स को बेचे, और अगर समझो हम लोग उसको एक कोई प्रॉपर्टी है फिक्स्ड एसेट, समझो एक 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख में बेचे तो 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ तो उस पर टैक्स देना पड़ता, तो वो टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना बोल रहे हैं, टैक्स पेड। तो तीन तरह के हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर टैक्स आया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड टैक्स है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
और कैपिटल गेन्स का टैक्स है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में हम लोग सीधा प्रोफार्मा में आएंगे। ये देखो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। देखो investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalent should be excluded from a cash flow statement. Examples of such transactions are acquisition of machinery by issue of equity shares. इसमें क्या हुआ बोलो, एक मशीन खरीदे और उसको कैश नहीं दिए, कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो इसमें कैश ना इनफ्लो हुआ, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स करता एक्चुअली इनफ्लो होना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम लोग उससे मशीन ले लिए, कैश नहीं लिए मशीन लिए, और मशीन खरीदे एक्विजिशन वो तो परचेस करें तो कैश आउटफ्लो होना, लेकिन हुआ क्या नहीं, तो कैश का कोई इनफ्लो ही नहीं हुआ, आउटफ्लो नहीं हुआ। लेकिन ये क्या कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, जैसे ये मशीनरी को खरीदना इन्वेस्टिंग है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है दोनों, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे बिकॉज ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है। समझ में आया, इसमें क्या हुआ, कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या बोल रहा है, डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, फाइनली पॉइंट क्या बोल रहा, तो ऐसे जो कोई एसेट्स रहेंगे रेयरली कोई सम में रहेंगे, लेकिन कोई 2 मार्क्स में पॉइंट है तो तुम लोग को नॉलेज तो रहना ना। अगर ऐसे कोई एसेट खरीदे तो इसको क्या करना, क्या बोल रहा, हेंस एसेट्स एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यू टू नॉन कैश नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तुम, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे होता है ये देखो, ये बताता हूं। तो तीनों हम लोग जब स्टेटमेंट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, ये रहा कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, एक एक हेड के अंदर बनाना है। एक हेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हेड, हमने देखा, एक हेड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक हेड है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, प्लस माइनस पूरा करके यहां लिख देना आंसर, प्लस में आ रहा तो प्लस, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम लोग को कितना कैश इनफ्लो आया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम लोग को कितना कैश आउटफ्लो हुआ। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेड के अंदर कितना इनफ्लो आउटफ्लो, बोल तो समझो 40,000 कैश आया, 40 आया और 15 गया, तो दोनों माइनस कर लो, के बोल तो 1000, तो 25,000 यू कैन राइट, प्लस में आया तो, अगर सपोज माइनस में आया so you should use bracket, indicates कि inflow is less financing activity and outflow is more। same investing activities के जो भी है उसका प्लस इनफ्लो आउटफ्लो करके लिखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भी इनफ्लो आउटफ्लो करके यहाँ पे लिखना, तीनों का जो टोटल आता इसको अपन इंक्रीज, पॉजिटिव आया तो वर्ड यूज करेंगे इंक्रीज, क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, समझना है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है। डिक्रीज कब लिखते हैं, अगर ये तीनों का टोटल नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा तीनों का टोटल, तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर ये प्लस क्या कर रहे सर, ये प्लस, तो अपने क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग देता, कैश इक्विवेलेंट्स क्या है वापस बोलो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कैश मैनेजमेंट, यानी एक्सेस ऑफ कैश हमने किधर इन्वेस्ट किया, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो अपन ये तीनों हेड में नहीं लिए हम लोग, कैश का बैलेंस भी नहीं लेते, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना था बिगनिंग ऑफ द ईयर में वो ऐड करते, यानी तीनों के टोटल का जो आंसर आया उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग का ऐड करते, तो क्वेश्चन के अंदर ही बैलेंस शीट में रहता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल करके देख लेना, अगर ये करेक्ट आया
यानी आंसर हम लोग को मालूम रहता, क्वेश्चन में ही रहता। तो हम समझना हमारा जो स्टेटमेंट बनाए, ये तीनों हेड का जो स्टेटमेंट बनाए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हमारा करेक्ट है। ये तीनों एक्टिविटीज से जो आंसर आए, ये ए आंसर, ये बी, ये सी, ठीक है ना। उसके बाद ये तीनों का टोटल आ जाता अपने को, तीनों का टोटल पॉजिटिव आया तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर इसको क्या ऐड करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसको ये टोटल को ये प्लस करने के बाद में ये जो आंसर आएगा, ये तुम लोग टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए सो रहेगा एग्जाम में, वो आंसर तुम्हारे पास ही रहेगा। आया से करेक्ट आया नहीं आया चेक करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया। जब हम एक 2-3 सम 4 सम करते रहेंगे, तुम्हारे इतना परफेक्शन क्लैरिटी आ जाएगा, यू कैन डू ईच सम एंड यू विल गेट करेक्ट आंसर। मैं पक्का बता रहा हूं, बहुत अच्छा सम है, इसमें ज्यादा लॉजिक और नहीं है, जस्ट याद रखना ये मेमोरी बेस्ड, कौन सा आइटम किधर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। तो तुम लोग को आज मैं जो होमवर्क दे रहा हूं जरा देखो, ये टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये मेरे को चाहिए। ऐसे मत सोचो सर ये तो बहुत इजी है, नहीं, तुम लोग किसके अंदर किसको लिखेंगे, आई वांट टेक स्क्रीनशॉट। तो ये क्या बोल रहा, इसमें 4 चीज है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, एक फाइनेंसिंग है, और कैश इक्विवेलेंट्स भी है, जो हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं लेते। तो तुम ये पूरे 1 से लेके 33 आइटम्स है। परचेज ऑफ मशीनरी, एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ मशीनरी, तने किस में आता परचेज ऑफ मशीनरी, ऑपरेटिंग में आता, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, कैश इक्विवेलेंट्स। अक्षर करेक्ट, तने याद रखो ये कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। सो क्या है ना, करते करते आएगा। मशीनरी तुम्हारे मैंने बोला था, सेल ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टमेंट है ये। तो ये परचेज ऑफ मशीनरी, तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता, मैं वापस बोलूं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स प्रोसीड्स जो आ रहा है, तो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बट परचेज ऑफ मशीनरी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ऐसे तुम लोग को ये पूरा तुम्हारे को लिखना है कि कौन से हेड में आएगा। अगर ये तुम लोग कर देना, सिर्फ पूरा सेंटेंस मत लिखो, तुम ऐसे बना लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बना लो, उसके अंदर कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7, ऐसे लिख दो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसे टेबल बना सकते हैं, टेबल कैसे, 4 की टेबल बना लो ऐसे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश इक्विवेलेंट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इक्विवेलेंट्स। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन से आ रहे हैं, 1, 3, 5, 10 मिनट का एक्टिविटी है, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा। इन्वेस्टिंग में कौन से नंबर्स आते लिखो, तो किसके राइट है रॉन्ग है मैं बोलूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहां तक कर रहे हैं, कल हम लोग इसका प्रोफार्मा देखेंगे, ओके, और एक सम स्टार्ट कर देंगे, और 3-4 सम जैसे होंगे ना, तुम्हारा ये चैप्टर इट्स सो मींस आंसर भी तुम्हारे एग्जाम में ही मालूम रहता, क्वेश्चन में ही रहता, जस्ट इसको एक प्रोफार्मा में एक स्टेटमेंट बना के लिखना है। समझ में आया? तो इजी करा दूंगा मैं तुम लोग को, बट पहले ये एक्टिविटीज जो दिया मैं, कौन से हेड में आ रहे हैं वो मेरे को लिख के दो, ओके। सो आज का ये वर्क है, विल मीट टुमारो 7:15। थैंक यू।